हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि राउल्स लॉ के आधार पर इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। पहला पॉइंट है द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ over the entire range of concentration are known as ideal solution। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा विलयन जो कि हर एक सांद्रता पर राउल्स के नियमों का पालन करे वो हमारा आदर्श विलयन कहलाता है, यानी आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्स लॉ के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि पी टोटल की जब वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी जीटा बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी विलयन के अंदर जब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे तो वो राउल्स के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि पी टोटल का मान जब हम एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे उसकी वैल्यू जितनी आएगी उतना ही वैल्यू जब हम टोटल प्रेशर राउल्स लॉ के फॉर्मूला से निकालें तो दोनों का बराबर मान आना चाहिए। तो पी टोटल यानी एक्सपेरिमेंट से निकाला हमने, और पी टोटल की वैल्यू राउल्स लॉ से जब निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू जो है समान आनी चाहिए। इसे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें तो ये जो ग्राफ है हमने पिछले वीडियो में बनाया था उसी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे हमारा मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए पहली जो शर्त थी वो क्या थी कि हर एक सांद्रता पर यानी कि हर कंसंट्रेशन पर राउल्स के लॉ का पालन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे x इजकल टू 1 है और x भी इजकल टू 0 है। इस कंसंट्रेशन पे जब हम पी टोटल की वैल्यू निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंट से जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू हमें राउल्स के फॉर्मूला से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे टोटल प्रेशर तो उतना वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जब आगे बढ़ते हैं तो हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन को बदल दिया, तो हमारा जो टोटल प्रेशर जो निकल कर आएगा उसकी वैल्यू भी दूसरी आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा टोटल प्रेशर निकल कर आएगा, तो एक्सपेरिमेंट से जो प्रेशर निकल कर आएगा और राउल्स लॉ के फॉर्मूले पर जब बैठा के इसे सॉल्व किया जाएगा तो टोटल प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो एक्सपेरिमेंट के वैल्यू से जब बराबर आती है तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इस कंसंट्रेशन पे भी यानी एक्स ए की वैल्यू जब हमारे 0.6 और एक्स बी की वैल्यू 0.4, जब हम इसका पी टोटल का जो मान निकालेंगे तो एक्सपेरिमेंट के जरिए भी उतनी ही वैल्यू आनी चाहिए जितनी कि राउल्स के फॉर्मूले से आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं हर कंसंट्रेशन पर राउल्स के नियमों का पालन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट था वो अब हमने समझ लिया। तो अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है आदर्श विलयन के लिए, वो ये कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होना चाहिए। डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी, हीट, एनर्जी, जो भी कहें आप। इसका मतलब क्या हुआ, द इंथैल्पी ऑफ mixing of the pure components to form the solution, it means that not heat is absorbed or released। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम प्योर कंपोनेंट को जब मिक्स करेंगे यानी कि ए और बी को मिक्स करेंगे और जिससे हमारा ए बी सॉल्यूशन तैयार होगा, तो मिक्सिंग करते समय जो इंथैल्पी है यानी कि हीट है या फिर एनर्जी है वो ना तो एब्जॉर्ब होना चाहिए और ना ही रिलीज होना चाहिए, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए। अब इस सेकेंड स्टेटमेंट को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 सिस्टम बनाया है इसे समझने के लिए। एक सिस्टम में मैंने प्योर कंपोनेंट ए को लिया है, मान लेते हैं ये हमारा सॉल्यूट है, और बी में हमने प्योर कंपोनेंट बी को लिया है, यानी कि प्योर कंपोनेंट हमारा यहाँ पे बी जो है सॉल्वेंट है, और ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा ए बी का सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम के अंदर हमारा सिर्फ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, यानी कि ए के बीच में कोई ना कोई इंटरैक्शन मौजूद है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब कोई
बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होता है, यानी कि हीट देनी पड़ती है। ठीक है, जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे ए बॉन्ड ब्रेक होगा और बी बॉन्ड ब्रेक होगा, तभी तो हमारा ए बी का बॉन्ड बनेगा। तो ये जब ब्रेक होगा, ये दोनों बॉन्ड यानी सॉल्यूट के बॉन्ड ब्रेक होंगे और सॉल्वेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे, तभी तो हमारा ये दोनों मिलेगा, तो सॉल्यूशन के बॉन्ड तैयार होंगे, ए बी का बॉन्ड तैयार होगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि बॉन्ड ए को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और बॉन्ड बी को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो जब ए बी का बॉन्ड जब तैयार होगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, हम जानते ही हैं कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, यानी एब्जॉर्ब होती है, और बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो वही कहा जा रहा है कि एब्जॉर्ब एनर्जी बराबर होना चाहिए रिलीज एनर्जी के, तभी तो न्यूट्रल रहेगा। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि जितनी एनर्जी चाहिए ए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और जितनी एनर्जी चाहिए बी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी सॉल्वेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तब हमारा सॉल्यूशन जब तैयार होगा, यानी जब हमारा ए बी का बॉन्ड जब बनेगा, तैयार होगा, तो उतनी हीट या एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, इसे मैथमेटिकल और भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, वहीं बी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 किलो जूल की एनर्जी खपत हुई यहाँ पे। और जब ए बी का बॉन्ड जब तैयार हुआ तो उसने 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर दी। तो इससे टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल हीट, या फिर कह सकते हैं टोटल एनर्जी, या फिर टोटल इंथैल्पी, यानी डेल्टा एच की वैल्यू जो किस प्रकार से निकलेगी, तो एनर्जी ऑफ ए बी, यानी कि जो रिलीज हुई ए बी की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी, ये दोनों को जब ऐड कर देंगे और टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई सॉल्यूशन की एनर्जी से माइनस कर देंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट की एनर्जी को ऐड करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल हीट रिलीज कितनी हुई थी सॉल्यूशन के द्वारा, विलयन तैयार होने के बाद 20 किलो जूल, और बॉन्ड तोड़ने के लिए, यानी ए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और बी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 किलो जूल की एनर्जी की आवश्यकता पड़ी। तो टोटल बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए 20 किलो जूल की आवश्यकता पड़ी। तो जब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 20 किलो जूल रिलीज हुई और 20 किलो जूल एब्जॉर्ब हुई। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल, यानी टोटल इंथैल्पी की वैल्यू 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी हीट बॉन्ड को ब्रेक करने में लगी, उतना ही हीट या फिर एनर्जी बॉन्ड को बनने में छोड़ी गई या फिर निकल गई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह से हम सेकेंड स्टेटमेंट को समझ लिया। अब तीसरा पॉइंट क्या है एक आदर्श सॉल्यूशन के लिए या फिर आइडियल सॉल्यूशन के लिए, कि द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज 0, यानी डेल्टा भी मिक्सिंग की वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से उसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसे 3 सिस्टम लिया, एक में सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो थर्ड पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि जब हम सॉल्यूट जितनी मात्रा में लिए, मान लेते हैं 20 ml सॉल्यूट लिए हमने और 30 ml सॉल्वेंट लिया हमने, ठीक है, तो ये दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो तैयार सॉल्यूशन हमारा जब 50 ml का रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा भी मिक्स 0 होना चाहिए। यानी कि इसमें से जब ये दोनों को ऐड करेंगे, जब माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए, वैल्यू बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा मिक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जो वॉल्यूम यानी कि आयतन
विलयन बनने से पहले था वही आयतन विलयन बनने के बाद भी होना चाहिए। यानी कि 50 ml पहले था ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के, और 50 ml वॉल्यूम विलयन बनने के बाद ही रहा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा वो देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी नियरली इक्वल टू ए एंड बी। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे इस चैम्बर में हमारा सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल है, यानी सिर्फ ए है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो सिर्फ ए के रहेंगे पार्टिकल। ए के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि ए के बीच में जो भी आकर्षण बल होगा उतना ही आकर्षण बल बी के बीच में भी होगा, और जब सॉल्यूशन तैयार होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में भी होगा। ठीक है, तभी वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आइडियल सॉल्यूशन के, वो देख लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, दूसरा है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, थर्ड है बेंजीन एंड टोल्यूइन, फोर्थ है इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, फिफ्थ है इथाइलिन ब्रोमाइड एंड इथाइलिन क्लोराइड, सिक्स्थ है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ये हमारे क्या है, ये सभी हैं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, तो जो राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ हमने बनाया था वही ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का भी ग्राफ होगा। यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है एक्स एक्सिस को अलोंग, इधर भी है वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू जब 1 है और एक्स बी की वैल्यू 0 है, तो एक्स ए की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा पी नोट के बराबर होगा, और यहाँ पे जो एक्स ए की वैल्यू जब 0 हो जाएगी और एक्स बी की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, पी नोट बी। जब इसे लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो एक लिनियरली लाइन ड्रॉ होगा, ये देखिए। अब यहाँ पे पी टोटल का मान कैसे निकालेंगे, इस तरह से जब ये पी नोट ए और पी नोट बी को जब ज्वाइन कर देंगे इस लाइन से तो पी टोटल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और इस ग्राफ को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लिया है। आई होप आप इसे समझ ही गए होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, when a solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentration are known as non-ideal solution। मतलब ऐसा विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट्स के नियमों का पालन नहीं करता है वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी अनादर्श विलयन। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन होता क्या है, चलिए उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन मतलब सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप्स है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव डेविएशन भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि पी टोटल का मान ज़्यादा होगा पी नोट ए जीटा ए प्लस पी नोट बी जीटा बी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी वैल्यू राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूला से आना चाहिए उससे ज़्यादा पी टोटल का मान ऑब्जर्वेशन से निकल कर आता है, यानी एक्सपेरिमेंट से निकल कर आता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है उसका कारण ये है, नंबर 2 इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वजह है जिसके कारण पॉजिटिव डेविएशन होता है। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ए और ए के बीच में, यानी सॉल्यूट के बीच में, और बी के बीच में, यानी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ग्रेटर होता है, मतलब ज़्यादा होता है ए बी
के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इस वजह से। ठीक है, वो कैसे, तो चलिए अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस सिस्टम में तो सॉल्यूट के पार्टिकल है, यानी ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहीं ज़्यादा है, और बी के भी बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा है। किसके अपेक्षा? जब सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ, यानी ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में जो है वो कम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रांगली इंटरमोलिकुलर फोर्स से अटैच हैं। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में इतना अधिक जुड़ाव है कि इसे तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अधिक मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी तरह बी का बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा है बी के भी बीच में, इसलिए इस बॉन्ड को भी ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, मतलब कि ए और ए खुद से अलग नहीं होना चाहते हैं अपने मॉलिक्यूल्स के साथ। वहीं बात कर ले बी के बीच में, तो बी भी जो है वो अपने मॉलिक्यूल के साथ अलग नहीं होना चाहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज़्यादा है, तो इसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जब ये ज़्यादा एनर्जी इसे देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन जब ए और बी जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ वीक बॉन्ड है ए और बी के बीच में, तो हल्का सा भी इसमें हीट सप्लाई कर दिया जाए तो ये वेपर फेज में बन जाएंगे। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। राउल्ट्स लॉ के अनुसार, हम लोग वोलाटाइल लिक्विड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाष्प बनेगा इस सिस्टम में, और जितना ज़्यादा वाष्प बनेगा, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है तो ये आसानी से ये वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो जब वेपर हो जाएंगे वेपर के फॉर्म में, तो जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो यही था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा है ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है, डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर हो जाता है जीरो से अधिक होगा। अब जीरो से अधिक कैसे होगा वो समझ लेते हैं, वॉल्यूम ग्रेटर कैसे हो जाएगा वो समझ लेते हैं। फिर से हम इसी सिस्टम पे ही हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एक दूसरे से ये टाइटली क्लोज्ड होंगे, और वहीं बी भी ज़्यादा एक दूसरे से टाइटली क्लोज्ड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सॉल्यूशन तैयार होता है तो ए बी के बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो इस वजह से क्या होता है कि ए बी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है, यानी दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक बॉन्ड है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के जो ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल जो है वो दूर एक दूसरे से रहना पसंद करेंगे, और दूर रहने की वजह से इस सिस्टम में क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कि मान लेते हैं अगर हम सॉल्यूट 20 ml लिए हैं और सॉल्वेंट 30 ml, तो यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे हैं। ए बी को लाइक नहीं कर रहा है, बी ए को लाइक नहीं कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम 50 ml है वो 50 ml ना होके ये बढ़कर हो सकता है ये 52 ml 55 ml हो जाए। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम की मात्रा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने पानी और सूजी ले लिया,
और जब हम हलवा बनाते हैं तो उस समय पानी का वॉल्यूम कुछ और रहता है, सूजी का कुछ और रहता है। लेकिन जब सूजी का हलवा जब बनाते हैं, बनने के बाद वो उसका जो वॉल्यूम है आपने देखा होगा कैसे बढ़ जाता है। तो ठीक वही केस है यहाँ पे, ठीक है, कि ए और बी के बीच का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। पहले वॉल्यूम कुछ और थी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, और दोनों आपस में मिलने के बाद यानी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, आयतन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है डेल्टा एच मिक्सिंग यानी हीट एंथैल्पी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब हुई है। वो कैसे, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है तो इसे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए इसके बॉन्ड को भी ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और यहाँ पे ए बी के बीच में बॉन्ड वीक है तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा एनर्जी डेवलप नहीं हुई, यानी कि उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुई बॉन्ड बनने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड के साथ अटैच हुआ है ए और बी। ठीक है, जबकि ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, बी के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था इसलिए अधिक एनर्जी एब्जॉर्ब हुई इन कंपैरिजन टू ए बी के बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज्ड हुई। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता हुई, वहीं बी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 किलो जूल की आवश्यकता हुई, मतलब टोटल एनर्जी कितनी आवश्यकता हुई, 20 किलो जूल की। और जब ए बी का बॉन्ड बना तो वीक बॉन्ड बना, तो वीक बॉन्ड बना तो इसके लिए एनर्जी जो रिलीज होगी वो भी वीक होगी, यानी कि मान लेते हैं टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई वो 20 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, और ए बी ने रिलीज किया 10 किलो जूल केवल, तो ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, रिलीज कम हुई। ठीक है, तो यही कहा गया था कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ अब हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग हमारा वेपर प्रेशर है और इधर एक्स एक्सिस के अलोंग मोल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे रहेगा और एक्स बी इक्वल टू 0, तो हमारा जो राउल्ट्स लॉ के अनुसार जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू जब 0 होगी और एक्स बी की जो वैल्यू 1 होगी तो राउल्ट्स लॉ के अनुसार हमारा पी नोट की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो जो ग्राफ हमारा राउल्ट्स लॉ के अनुसार चाहिए था वो ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं वो होना चाहिए था, यानी पी ए की वैल्यू इस रेंज में कम होती जा रही है तो ये डिक्रीज कर रहा है ये लाइन, और एक्स बी की वैल्यू जब इस लाइन के अलोन इंक्रीज हो रहा है यानी 0 से लेके 1 तक कंसंट्रेशन बढ़ रहा है एक्स बी की, तो ये ऊपर की ओर लाइन जा रहा है पी बी तक, और टोटल प्रेशर इस तरह से हमारा निकलना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हमने पी टोटल की वैल्यू राउल्ट्स लॉ के अनुसार निकाला तो ऐसा आया, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन यानी एक्सपेरिमेंट के जरिए जब किया गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि सब चीज़ ज़्यादा मात्रा में आ रहा था, यानी कि प्रेशर ज़्यादा आया। तो जब पी ए की वैल्यू ज़्यादा आई और पी बी की वैल्यू ज़्यादा आई तो ओवरऑल टोटल प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो इसीलिए इसे पॉजिटिव डेविएशन कहा जाता है। हमने अभी समझा कि ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी सॉल्यूशन के बीच में सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर भाग रहे हैं तो वो अधिक मात्रा में प्रेशर लगाएंगे। ठीक है,
वो अधिक मात्रा में जब प्रेशर लगाएंगे, यानी अधिक से अधिक मात्रा में वो वेपराइज होंगे, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को छोड़कर वेपराइज होंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वेपर बनेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसी बात को इस ग्राफ में कहा गया है। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है H2O प्लस C2H5OH। सेकेंड एग्जाम्पल है CH3Cl3 प्लस C2H5OH। थर्ड है CH3 का होल 2 CO प्लस C2H5OH। फोर्थ है H2O प्लस CH3OH। फिफ्थ है CH3 का होल 2 CO प्लस CH2। सिक्स्थ है हमारा CH3 का होल 2 CO प्लस C6H6। सेवेंथ है हमारा CCl4 प्लस CHCl3। एट्थ है CCl4 प्लस C6H6। नाइन्थ एग्जाम्पल देखिए CCl4 प्लस C6H5CH3। और टेंथ एग्जाम्पल है CH3CHO प्लस CH2। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन के। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव डेविएशन की। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट देखिए, सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि P टोटल की जो वैल्यू होती है वो लेस देन होती है राउल्स लॉ के फॉर्मूला से, यानी कि P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। ठीक है, यानी कि ये जो P टोटल की जो वैल्यू निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से वो कम आता है, उसकी वैल्यू P टोटल की वैल्यू कम आता है जब हम राउल्स लॉ के हिसाब से, जब फॉर्मूला से जब हम निकालते हैं वैल्यू को, यानी कि ये वाला फॉर्मूला से P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B से, तो ये ज़्यादा आता है। तो ये निगेटिव डेविएशन का ये पहला कंडीशन था। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है निगेटिव डेविएशन के अंदर, कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि A और B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है A और B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि A के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर है, और B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी कमज़ोर है। जब सॉल्यूशन तैयार होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर नया सॉल्यूशन जो तैयार हुआ, यानी कि अब जो बात है इसमें कि A और B के बीच में जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू A और B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0 है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है कि डेल्टा H मिक्सिंग भी लेस देन 0 है। निगेटिव डेविएशन के अंदर V भी लेस देन 0 है और H भी लेस देन 0 है। अब इसे एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। डेल्टा V लेस देन 0 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये इसमें क्या है कि A और A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी कि A और A के बीच में दूरी ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ भी B और B के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। कम होने के कारण क्या है, खुद का मॉलिक्यूल ही एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, अब दूर भागने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण अब क्या होता है, जब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, यानी कि A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, लगाव नहीं है, तो इसका मतलब वो खुद के मॉलिक्यूल से दूर भागना चाहेंगे। वहीं B के बीच में भी वही कंडीशन है, खुद के मॉलिक्यूल से दूर भागेंगे। तो जब दूर भागेंगे तो वो आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलग होने के कारण जो नया सॉल्यूशन तैयार होगा AB का, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि A और B के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे बना है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के कारण क्या होता है कि इस जगह पे जो वॉल्यूम था A के बीच के मॉलिक्यूल में ज़्यादा था और B के बीच में भी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। अब दोनों के मॉलिक्यूल जब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ
बंधेंगे तो वो ए का मॉलिक्यूल और बी का मॉलिक्यूल वो पास आएगा एक दूसरे से। और जब पास आएगा तो पास आने की वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम जो तैयार होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम घट जाएगी। ठीक है, अब जैसे इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये 20 ml का वॉल्यूम यहाँ ए का था और 30 ml का वॉल्यूम यहाँ पे सॉल्वेंट का था यानी बी का। अब यहाँ पे जो तैयार सॉल्यूशन हुआ वो अब घट जाता है, यानी कि 30, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं 45 ml का वॉल्यूम बन गया। ठीक है, यानी कि पहले वॉल्यूम क्या था 20 + 30 यानी 50 ml पहले था, यानी कि मॉलिक्यूल दूर दूर थे तो वॉल्यूम ज़्यादा था। अब मॉलिक्यूल क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण मॉलिक्यूल जो है पास आ गए, जिसके कारण वॉल्यूम घटकर 50 ml से घट के 45 ml हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 कैसे होगा, यहाँ पे देखिए जब ए के बीच के जो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि ए का मॉलिक्यूल क्या है उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए नहीं है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। वहीं पे बी के बीच में जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है। अब यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे वीक बॉन्ड है इसलिए आसानी से ये टूट जाएगा। अब यहाँ पे जो ए बी का जो बॉन्ड तैयार हुआ, नया बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ वो स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ओवरऑल इस सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज हो गई तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 0। ठीक है, अब निगेटिव डेविएशन के ग्राफ को समझने से पहले हम यहाँ पे देखिए इस पिक्चर को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस था, कम था, और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है तो ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहेंगे। अब जब एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहेंगे यानी कि वो वेपर के फेज में नहीं बनना चाहेगा, तो जब वेपर के फेज में नहीं बनना चाहेगा तो ये इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वेपर बनेगा नहीं। तो जब वेपर की मात्रा कम हो जाएगी तो प्रेशर भी इस सिस्टम के ऊपर कम लगेगा, तो ओवरऑल प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ए भी वेपर फेज में नहीं जाना चाहेगा और बी भी अपना वेपर फेज में नहीं जाना पसंद करेगा, क्योंकि ये दोनों एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, ए का भी प्रेशर घट जाएगा और बी का भी प्रेशर घट जाएगा, जिसके कारण ओवरऑल प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो इसे ग्राफ में भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो राउल्स के लॉ के अनुसार जो ग्राफ बनना चाहिए था, ये यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो राउल्स लॉ के अनुसार बनना चाहिए था, वैल्यू आनी चाहिए थे। लेकिन होता क्या है कि निगेटिव डेविएशन में सभी का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ओवरऑल टोटल प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम होगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रेड लाइन से हमारा वो निगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनता है। निगेटिव डेविएशन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे CH3COOH और पायरिडीन यानी C5H5N, दूसरा है H2O + HNO3, तीसरा है H2O + HCl, चौथा है CHCl3 + C6H6, पांचवा है CHCl3 + C2H5 का होल 2O, और छठा है CHCl3 + CH3 का होल 2CO। ठीक है, तो जाते जाते हम ट्रिक भी देख लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के लिए जो ट्रिक होता है, कैसे पता करेंगे कि ये एग्जाम्पल जो है पॉजिटिव डेविएशन का है और निगेटिव डेविएशन का है। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि मोस्टली अल्कोहल होते हैं और CH2 होता है और CCl4। जहाँ भी ये चीज़ दिखे तो आप समझ जाइए कि ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, मोस्टली एसिड होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल जो हमने चर्चा किया है उसमें देखिए मोस्टली अल्कोहल है, अल्कोहल 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 है, CH2 है, ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। देखिए यहाँ पे मोस्टली CH2
अल्कोहल CH2 और CCl4 होते हैं, ठीक है। और निगेटिव डेविएशन में देखिए मोस्टली एसिड्स होते हैं, देखिए एसिड है, एसिड है, एसिड है, ठीक है। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए देखिए नियरली सेम साइज होते हैं, देखिए एन हेक्सेन है, उसका अगला एन हेप्टेन है। हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, हेप्टेन में 7, मतलब नियरली सेम होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, यानी कि एक ही ग्रुप से, यानी हैलोजन ग्रुप क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है तो क्लोरो ब्रोमो लगा हुआ है। बेंजीन टोल्यूइन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, माने ब्रोमीन के बाद आयोडाइड, ठीक है। इथाइलिन ब्रोमाइड और इथाइलिन क्लोराइड, यहाँ पे ब्रोमाइड क्लोराइड, इथाइलिन इथाइलिन। वही बात कर ले कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, नियरली सेम साइज होता है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। आई होप आप आराम से आसानी से अंतर कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।